आपके बीच में, हमारे बीच में अंजू राजन जी दिल्ली से आई हैं और उनके कई रूप हैं। एक राजनयिक भी हैं, एक सरकारी महकमे में उच्च अधिकारी हैं, लेखिका भी हैं, कहानीकार भी हैं, कविता भी लिखती हैं, अनुवाद में भी सिद्धहस्त हैं। आमतौर पर इतनी सारी खूबियां एक आदमी में होती नहीं है, लेकिन वो हैं। तो मुझे जब सबसे पहले बताया गया, मैं इनसे पहली बार मिला हूँ, तो मैंने समझा कि बहुत उम्रदार महिला होंगी, इतने साल का उनको अनुभव है, लेकिन देखा ऐसी तो बात नहीं है। बहुत कम उम्र में इतने सारे अनुभव आपने प्राप्त किए हैं, ये हम सबके लिए सौभाग्य है। और कलकत्ता में आपका स्वागत है। अंजू जी, कलकत्ता एक ऐसा शहर है जो वास्तव में, जैसे आप बहुरंगी है वैसे कलकत्ता भी बहुरंगी है। यहाँ आप हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, राजभाषा के लिए काम कर रही हैं, और आपको पता ही है कि राजभाषा बनाने में हिंदी को कलकत्ता और बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका थी। केशव चंद्र सेन से लेकर के जितने बंगला के बड़े बड़े साहित्यकार, लेखक, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के जितने भी लोग थे, जब राजभाषा का सवाल आया तो सबने हिंदी की वकालत की कि आप हिंदी को बनाइए और हिंदी राजभाषा बनी। इसलिए हिंदी के होने के नाते एक कलकत्ता का हम सब पर ऋण है, और कलकत्ता में ने हिंदी को बढ़ाया भी है। आप जबकि यहाँ पर हैं तो आप ये भी अच्छी तरह आपको जानकारी है कि हिंदी का पहला अखबार कलकत्ते का इसी कलकत्ता शहर से शुरू हुआ था। वो कोई बनारस या इलाहाबाद से शुरू नहीं हुआ। उदंत मातन सन 1826 में इसी कलकत्ता शहर से शुरू हुआ। और मैं अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है कि कलकत्ता पत्रकारिता की जननी भी है। बंगला का अखबार पहला इसी कलकत्ता शहर से निकला। उर्दू का पहला अखबार जाने जहनुमा इसी कलकत्ता शहर से निकला, जिसके संपादक कोई मुस्लिम नहीं थे बल्कि एक हिंदू थे, हरिहर दत्ता। हिंदी का पहला अखबार कलकत्ता से निकला। यहाँ तक कि गुरुमुखी रॉयल पुष्प जी है ना, सरदार जी, गुरुमुखी का पहला अखबार भी कलकत्ते से शुरू हुआ। और हिंदुस्तान भर में चीनी अखबार, चाइनीज पेपर भी कलकत्ते शुरू हुआ। तो कलकत्ता पत्रकारिता की जर्नी, यहाँ के पानी में ही ये खूबी है कि वो एक जर्नी जन्मभूमि से बोलते हैं वो। इसलिए कलकत्ते शहर में आपका विशेष रूप से बहुत स्वागत है। और ये 20, 21, 22 तो ऐसा है कि 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन गए कलकत्ते में। कल हमारे यहाँ योगा डे था, और भारत की राष्ट्रपति का जन्मदिन था, बंगाल दिवस भी मनाया गया था, और भी कई खूबियाँ थी कल के में। ऐसे में आप यहाँ इस शहर में हैं, इसलिए विशेष रूप से हम आपका स्वागत करते हैं। और आपका झारखंड तो यहाँ का पड़ोसी राज्य है। इत्तेफाक से मैं भी उसी राज्य का विरोध करता हूँ। आप हजारीबाग से हैं, मैं देवघर से हूँ, बैद्यनाथ देवघर से, तो हम लोग पड़ोसी एक दूसरे के। तो आपकी पुस्तक जो है कोरोना डायरी, ये मैंने कल शाम को देखी, पढ़ी, तो मुझे याद आया कोरोना के दिन। और कोरोना एक ऐसी चीज है, इस सब ने हमको लिंक में बांध रखा है। कोरोना एकमात्र बीमारी है जिसमें हम सब पीड़ित रह चुके हैं उसके। शायद ही कोई ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो कोरोना से वंचित रहा हो। हम लोग सभी, बल्कि उसके दूसरे चरण में, फेज में, हमने बहुत अपने लोगों को खोया, अपने लोग, अपने स्वजन को हम लोगों ने खोया है। बड़ा याद करते हैं तो बड़ा करुणा में हृदय विदारक हमारे सुनाया जाता है। खैर जो भी हो, आपकी पुस्तक से हमने जो पढ़ा, तो कैसे कोरोना का समय आपने बिताया, कैसे खान पान, रहन सहन सब पर बड़े अच्छे बारीकी से लिखा आपने डायरी। तो मैंने पढ़ के मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए, क्वेश्चन वगैरह, जिससे मैं आपसे पूछ सकूं, और उन प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हमारे जो आज के यहाँ पर उपस्थित लोग हैं उनको जानकारी मिल सके। मैं वैसे बता दूं, नीचे जो लोग बैठे हैं, लोग, ये सारे लोग किसी एक संस्थागत लोग हैं। सब एक व्यक्ति एक संस्था को रिप्रेजेंट करता है, एक व्यक्ति एक विधा को रिप्रेजेंट करता है, और सभी हिंदी साहित्यकार, लेखक, कवि,
सात्विक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। इसलिए ऐसे लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, आपको जानने के लिए आए हैं। तो मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं, तो मैं आपके सामने रखूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में शुरू में हम बातचीत करेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से। उसके पश्चात कुछ समय हम आप सबको भी देंगे। आप में भी अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल करने का हो, जिज्ञासा मतलब वो आप कर सकते हैं जवाब में। मेरा पहला प्रश्न है, आपने कहानी, कविता और संस्मरण तीनों विधाओं में लिखा है। ये विधाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। तीन विधाओं के अलग मिजाज होते हैं, अलग टेम्परामेंट होते हैं। आपने कैसे इन तीनों में अपना कौशल संवारा है, ये हमारी जिज्ञासा आपसे। जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने कम समय में आपने हमें इंटरव्यू करने के लिए समय दिया, और प्रभा केतन फाउंडेशन का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कलम के माध्यम से मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया ताकि मैं अपनी रचना प्रक्रिया को आप सबके साथ साझा कर सकूं। जैसे आपने कहा कि हमने तीनों विधाओं में लिखा है, और कोई भी विधा एकांगी नहीं होती। जब भी आप कोई कविता सोचते हैं तो उस कविता के पीछे कोई ना कोई संस्मरण है, कोई ना कोई कहानी है। तो जब आप कविता लिखते हैं उसी समय मुझे लगता है दोनों विधाएं तैयार हो जाती हैं कि मुझे इसको जितना मैं व्यक्त कर पाई उससे जो अनकहा रह गया उसको दूसरी विधा में व्यक्त करूँगी। तो ये तीनों जो विधाएं हैं किसी के भी लेखन प्रक्रिया में पैरेलल चलती हैं, समानांतर रेखाएं हैं ये, और इन सब में मुझे लगता है कि आपके अभिव्यक्ति को ज़्यादा स्पष्टता मिलती है और ज़्यादा आयाम मिलता है अपने आप को पूर्णतः एक अभिव्यक्त करने के लिए। मैं सभी लेखकों से का मैं ये विचार आपको बताती हूँ कि सब इन तीनों चारों विधाओं में लिखते हैं ताकि अपने आप को पूर्णतः एक्सप्रेस कर सके। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, पर हाँ थोड़ी सी कोशिश ये होती है कि जब आप एक रचना प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो आप अपनी पूरी जो ऊर्जा है उस रचना प्रक्रिया को सृजन करने में लगाएं। उसके बाद फिर आप दूसरी प्रक्रियाओं के बारे में सोचें। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जो कि बहुत ही सरल विधि है। और तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी।